सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों हम कंप्लीट कर रहे हैं उत्तराखंड को यहाँ पर संपूर्ण तरीके से। तो हमने अभी तक कार्तिकेयपुर राजवंश और यानी कि कत्यूरी राजवंश के बारे में विस्तार से समझ लिया पिछले वीडियो में, और आज हम 5वें दिन कत्यूरी प्रशासन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं डायरेक्ट यहाँ पर जो बनते हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कत्यूरी प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन है, तो यहाँ पर प्रधान होता था स्वयं शासक, यानी कि राजा यहाँ पर प्रधान होता था, और जो राज्य का सर्वोपरि होता था। और अधिकांश शासकों ने क्या करा था, परम भट्टारक महाराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। किसमें? कत्यूरी राजवंश के शासकों ने। अब यहाँ पर प्रशासनिक इकाई है, तो बड़े से छोटे यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो राज्य है, तो प्रशासक कौन होता था? राजा होता था। अब जो प्रांत है जिसको भुत्ति भी कहा जाता था, तो यहाँ पर जो प्रशासक होता था उपरिक या फिर राज्यपाल होता था। कौन होता था? प्रांत का प्रशासक उपरिक या फिर राज्यपाल। और जिले जिसको विस भी कहा जाता था, तो जिले का जो प्रशासक होता था विषपति होता था। और ग्राम, तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको मुकद्दम या फिर महत्तम कहते थे। तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको मुकद्दम या फिर महत्तम कहते थे। जिले के जो प्रशासक होता था उसको विस्पति कहते थे। प्रांत का जो प्रशासक होता था उसको राज्यपाल या फिर उपरिक कहते थे। राज्य का जो प्रशासक होता था उसको राजा कहते हैं। प्रांत का, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रांत का जो प्रशासक होता था उसको उपरिक और या फिर राज्यपाल कहते थे। और ग्राम क्या थी, जिसका जो प्रशासक अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसको मुकद्दम या फिर महत्तम कहते थे। और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी इनके प्रशासन के वक्त। अब मंत्री परिषद में, तो राजा को मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें अमात्य, राजामात्य, महासंधि, विग्रहत, कुमारामात्य, महादंडनायक, महाप्रतिहार, उपरिक, महाकर्ता और गोलमिकी जैसे अधिकारी होते थे मंत्री परिषद में। अब भू व्यवस्था के लिए देखो, आय का जो मुख्य साधन कत्यूरी शासन में होता था कृषि होता था, और भूमि की जो नाप होती थी बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। अब जो पैमाना यहाँ पर होता था कत्यूरी राजवंश में, तो यहाँ पर द्रोणवापम सबसे छोटी इकाई होती थी। तो द्रोणवापम सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद नालीवापम, कुल्यवापम, तो कुल्यवाप जो है तो 8 द्रोण के ये बराबर होता था। और फिर खरीवाप, तो ये 20 द्रोण के बराबर होता था। अब यहाँ पर जो अधिकारी होते थे, तो क्षेत्रपाल जो होता था कृषि उन्नति का यहाँ पर ध्यान रखता था। तो कृषि उन्नति का ध्यान क्षेत्रपाल रखता था। और जो प्रभात है ये भूमि नाप करने वाला था। तो जो भूमि का नाप करता था वो उसको प्रभात कहते थे। जो कृषि उन्नति का ध्यान रखता था उसको क्षेत्रपाल कहते थे। अब जो भूमि की अभिलेख रखने का काम करता था तो उसको औपचारिक या फिर षटकोपचारिक कहते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अब देखो, कत्यूरी राजवंश में जो मंदिर निर्माण हुए, 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है। एक तो छत्रयुक्त मंदिर का निर्माण हुआ है। तो छत्रयुक्त मंदिर में चकोर चबूतरे पर खुले हुआ करते थे, और यहाँ पर सामान्यतः लकड़ी का प्रयोग हुआ करता था छत्रयुक्त मंदिर में। और दूसरे होते थे शिखरयुक्त मंदिर। तो जो शिखरयुक्त मंदिर होते थे तो ये वर्गाकार होते थे, यानी कि बिना छत्र के होते थे, और इसमें परिवार समूह में यहाँ पर मंदिर होते थे। और इसके जो उदाहरण है शिखरयुक्त मंदिर के, तो यहाँ पे द्वाराहाट हो गया, बैजनाथ हो गया, जागेश्वर हो गया, कटारमल हो गया, जोशीमठ हो गया, आदिबद्री हो गया। तो ये शिखरयुक्त मंदिर के कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर मंदिर के निर्माण के बारे में भी समझ लिया। अब कुछ पदाधिकारियों के बारे में समझ लेते हैं। तो सीमाओं की जो सुरक्षा करता था तो उसको प्रांतपाल कहते थे। तो सीमाओं की सुरक्षा करने वाले को क्या कहते थे? प्रांतपाल कहते थे। और दुर्गों का जो रक्षक था तो उसको घटपाल कहते थे। तो कत्यूरी राजवंश में दुर्गों का जो रक्षक था उसको घटपाल कहते थे। सीमाओं की जो सुरक्षा करता था उसको प्रांतपाल कहते थे। और सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले पर जो निगाह रखता था तो उसको वर्मपाल कहते थे। तो सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले पर निगाह रखने वाले को वर्मपाल कहते थे कत्यूरी शासन में। और नदी घाटों पर आगमन की सुविधा और कर वसूली वाले को नरपति कहते थे। अब सैन्य शासन किस प्रकार यहाँ पर था? तो सेना 4 भागों में बटी हुई थी। एक थी पदातिक सेना यानी कि पैदल सेना, दूसरी थी अश्वारोही सेना, तीसरी थी गजारोही सेना, और चौथी थी उष्टारोही सेना यानी कि ऊँट वाली सेना। फिर जो तीनों आरोही सेना था तो इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है तो हत्याश्व श्रेष्ठ बलाधिकृत, उसको
बोला जाता था। हत्या वो श्रेष्ठ प्राधिकृत उसको कहा जाता था। अब पुलिस विभाग में देखो क्या होता था, दोषा पराधिकार, तो अपराधी पकड़ने वाला जो होता था उसको दोषा पराधिकारी कहते थे। अब जो गुप्तचर होता था उसको दुसाध्य साधनिक अधिकारी कहते थे। दुसाध्य साधनिक अधिकारी गुप्तचर को कहते थे, और डाकुओं को पकड़ने वाला चोरों कहलाता था। अब कर संबंधी जो अधिकारी होते थे तो कर वसूली करने वाला भोगपति कहलाता था, और जो प्रजा से बेकार लेने वाले होते थे उनको क्या कहते थे, भट्ट और चार प्रसार उनको कहते थे। अब पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज यहाँ पर लेना पड़ेगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ अन्य पद भी है, तो अन्य पद में देखो निरीक्षण संबंधी जो काम करता था उसको महाकर्ता कहते थे। मुख्य आर्किटेक्चर जो अधिकारी होता था उसको सौदा भंगाधिकृत कहते थे, और जो गांव होते थे उनको पल्लिका कहते थे, और यहाँ पर जो ग्राम शासक होते थे उनको महत्तम कहते थे, और तहसीलदार को कुलचारिक कहते थे, और रक्षक को गोप्ता कहते थे, लेखा परीक्षक को अक्षपटलिक कहते थे, और प्रधान सेनापति को महादंडानायक कहते थे। तो ये तो हो गया कतूरी राजवंश में प्रशासन के संबंधी जो भी थे। अब बात करेंगे ब्रिटिश कालीन जो भूव्यवस्था थी, तो उसके जो प्रश्न बन सकते हैं। तो जो यहाँ पे ब्रिटिश कालीन जो भूव्यवस्था थी, तो जो भूमि का यहाँ पर भूमि को थात कहते थे, और जो भूमि का स्वामी होता था तो उसको थातवान कहते थे। तो भूमि को ब्रिटिश प्रशासन में क्या कहते थे, यानी कि ब्रिटिश जब शासन था तो भूमि को थात कहते थे, और जो भूस्वामी होता था उसको थातवान कहा जाता था। अब जो थातवान के कृषक होते थे, तो थातवान के जो कृषक होते थे उनको खक्कर कहते थे। तो थातवान के कृषक को क्या कहते थे, थातवान के कृषक को खक्कर कहते थे। यदि किसी के पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी तो वह थातवान से भूमि लेकर उस पर कर देता था, तो उसको क्या कहते थे, सिरतान उसको कहते थे। तो देखो जिनके पास भूमि नहीं होती फिर वो थातवान से क्या करता है, भूमि यहाँ पर उधार लेता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, सिरतान कहते हैं, और थातवान के जो कृषक होते हैं उनको खक्कर कहते थे। अब जो भूमि का वर्गीकरण हुआ है, तो तालाब भूमि, तो तालाब भूमि कौन सी भूमि होती थी, स्थायी रूप से ये सिंचित भूमि होती थी, तो नदियों और नहरों के ये निकट होती थी तालाब भूमि। अब जो दोयम भूमि है तो ये भी सिंचित भूमि होती थी, लेकिन जिसकी सिंचाई वर्षा और नदियों पर निर्भर होती थी दोयम भूमि की। अब जो उपराऊ भूमि होती थी तो ये शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी। तो उपराऊ भूमि जो होती थी तो ये शुष्क और सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी, उपरा भूमि। अब उखड़ अवल गाँव के समीप की ये भूमि होती थी, और बिना सिंचाई व्यवस्था की ये भूमि होती थी। अब अगली जो भूमि थी कटिल भूमि, तो कभी कभी ये सिंचित और बिना सीढ़ीदार और घटिया भूमि ये कटिल भूमि होती थी। अब गूढ़ भूमि जो होती थी तो मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली जो भूमि थी वो गूढ़ भूमि थी। साझी भूमि जिसको समझायत भूमि भी कहते थे, तो गांव में सामूहिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली या फिर स्वामित्व कई परिवारों या फिर साझेदारों के पास ये होती थी, समझायत भूमि। अब सिकमी यानी हिस्सेदारी भूमि, तो एक ही घर के संयुक्त हिस्सेदारों की जो संपत्ति होती थी, तो एक ही घर के संयुक्त हिस्सेदारों की संपत्ति फिर जो, तो सिकमी हिस्सेदारी भूमि कहलाती थी। अब कैसरी हिंद जो भूमि थी, तो गढ़वाल में बंजर भूमि जो थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारी जो के पोता जिसने 10वां भू कानून बनाया था गढ़वाल में, तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके इसने राज्य को स्वामित्व दिलाया था। कैसरी हिंद भूमि कौन सी थी, जो गढ़वाल में बंजर भूमि थी। अब सदावर्त जो भूमि थी, तो सदावर्त भूमि थी तो मंदिरों को विशेषकर जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए अनुदान वाली ये भूमि थी, और तीर्थयात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सदावर्त भूमि होती थी। अब ब्रिटिशकालीन जो भू बंदोबस्त हुआ है कुमाऊं और गढ़वाल में कब कब हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला जो ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त हुआ है 1815 और 16 में हुआ है। तो कुमाऊं में किसने कराया था, गार्डनर ने कराया था, और गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त किसने कराया था, ट्रेल ने कराया था। अब देखो ये किस पे आधारित था, तो गोरखा भू बंदोबस्त पर पहला जो ब्रिटिश ये भू बंदोबस्त हुआ है गोरखा भू बंदोबस्त पर यह आधारित था। और दूसरा जो भूमि बंदोबस्त हुआ है वो 1817 में हुआ है। दूसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया, ट्रेल के द्वारा ये हुआ है। और तीसरा भूमि बंदोबस्त 1818 में हुआ है, ये किसने कराया, तीसरा भी ट्रेल के द्वारा कराया गया था। चौथा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 2 साल के बाद यानी कि 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था। और त्रिसाला भू बंदोबस्त इसको कहते थे क्योंकि 3 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था। और चौथा भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल ने कराया था। तो चौथा भूमि बंदोबस्त 1830 में होता, और त्रिशाला भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, 3 साल के लिए था। फिर पाँचवा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1823 में होता है, और पाँचवा जो भू बंदोबस्त होता है 5 साल के लिए था। तो इसको 80 साला भू बंदोबस्त भी कहते हैं क्योंकि ये संवत 1880 में हुआ था, और 1880 में हुआ था, और ब्रिटिश काल का ही सबसे आदर्श भू बंदोबस्त कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त कौन सा कहा जाता है, तो ये 80 साला भू बंदोबस्त जिसको 5वां भू बंदोबस्त भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहली बार गाँव की सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि का निर्धारण हुआ था। और 5वां भूमि बंदोबस्त भी किसने कराया था, ट्रेल के शासनकाल में ये हुआ था। अब छठा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था,
छठा भूमि बंदोबस्त हुआ था 5 साल 1823 के बाद 5 साल कितने होंगे 1828। तो 1828 में छठवां भूमि बंदोबस्त हुआ था और तरसीम बंदोबस्त भी इसको कहते हैं। और ये भी किसने कराया था? छठा भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल ने कराया था। और फिर सातवां भूमि बंदोबस्त भी किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था 1833 में। तो देखो 1828 में छठवां होता है जिसको तरीसम बंदोबस्त भी कहते हैं, ये भी ट्रेल ने कराया था। और सातवां 1833 में ट्रेल के द्वारा कराया गया था। तो ट्रेल ने 7 कुल भूमि बंदोबस्त कराए थे, ठीक है। एक तो इसने गढ़वाल में कराया था और उसके बाद फिर ये 6 इसने अपना कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत कराया था। तो इसने कुल मिलाकर 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे ब्रिटिश काल में। और यहाँ पर जो इसका 7वां भूमि बंदोबस्त 1833 में होता है। फिर 8वां जो भूमि बंदोबस्त होता है 1840 से 1844 तक होता है। तो 1840 से 1844 का क्या सीन है? तो देखो 1840 में गढ़वाल में होता है और फिर कुमाऊं में 1844 में होता है। तो 8वां जो भूमि बंदोबस्त कराया था ये बैटन ने कराया था। बैटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त कराया था। तो 7 तो किसने करा दिया? ट्रेल ने कराया। 8वां बैटन ने कराया 1800 देखो गढ़वाल में हुआ था 1840 में, कुमाऊं में हुआ था 1844 में। और जो 8वां भूमि बंदोबस्त होता है ये 20 साल बंदोबस्त है, यानी कि 20 सालों के लिए ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। और इस भूमि मापन में खसरा सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग कब हुआ था? 8वां भूमि बंदोबस्त से हुआ था, जो कि बैटन ने कराया था। फिर जो नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था 1863 ईस्वी में नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था और ये बैकेट ने कराया था। देखो बैटन ने 8वां कराया और बैकेट ने 9वां कराया था 1863 में। और जो नवा कराया था बैकेट ने, तो यहाँ पर बैकेट ने क्या करा था? जब रैमजे का शासन काल था तो उस वक्त यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से ये भू बंदोबस्त हुआ था। और बैकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा था, तलवाऊ, उपराऊ, अवल, उपराऊ दोयम और कटिनल या फिर इजराइल भूमि में इसने बांटा था। और जो 10वां भूमि बंदोबस्त होता है तो 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में पो के द्वारा होता है और कुमाऊं में गोंज के द्वारा 10वां भूमि बंदोबस्त होता है। फिर 11वां जो भूमि बंदोबस्त होता है 1928 में होता है। 11वां भूमि बंदोबस्त कब होता है? 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में होता है और इप्सन के द्वारा 11वां भूमि बंदोबस्त होता है। ब्रिटिश काल का जो अंतिम भू बंदोबस्त हुआ है 1928 में इप्सन के द्वारा यह कराया गया था। और फिर 12वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था 1860 से 1844 के मध्य। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 12वां भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में कराया था। तो ये सारे मैंने आपको भूमि बंदोबस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर से ले ली होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ भी यहाँ पर पॉइंट छूटता है।